દિલ્હી હે દિલવાલો કી। જી બિલકુલ, આપણે આજે પહોંચી ગયા છે દિલ્હીમાં અને દિલ્હીની મુલાકાત દરમિયાન એસએફઆઈ એટલે કે સ્ટુડન્ટ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, જે એક વિદ્યાર્થી સંગઠન છે, તેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક વર્કશોપનું આયોજન થયું હતું। હવે વર્કશોપની મુલાકાત દરમિયાન આપણી સાથે અહીંયા છે પ્રબુદ્ધ, કે જેઓ ઉત્તર પ્રદેશના છે। હવે જ્યારે સરકાર વાત કરી રહી છે કે ઇલેક્શન સમયે મોટા મોટા પોસ્ટર્સ પણ લગાવે છે કે યુપી છે નંબર 1, તો આપણે તેમની પાસેથી જ જાણીશું કે યુપીમાં વિદ્યાર્થીઓની શું પરિસ્થિતિ છે, મહિલાઓની શું પરિસ્થિતિ છે, યુવાઓની શું પરિસ્થિતિ છે, અને એની સાથે તેઓ એસએફઆઈમાં કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છે, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓના કેવા પ્રશ્નો છે, તેઓ શું અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તે તેમની પાસેથી જાણીશું। પ્રબુદ્ધ। तो मेरा नाम प्रबुद्ध सिंह है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और सारी पढ़ाई अपर हायर एजुकेशन जितना भी हुआ है मेरा वो दिल्ली में ही हुआ, BA MA PhD। और दिल्ली में पढ़ाई करने का जो रीज़न है वही एक दिशा बता देता है कि हमारे स्टेट की हालत अभी के टाइम पे क्या है। मेरठ में भी एक यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहने को एक टाइम पे नॉर्थ इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ का पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया था कि एक बार को मेरठ यूनिवर्सिटी की जो हम लोगों की एग्ज़ाम कॉपीज़ थी वो 5th और 6th क्लास के बच्चे चेक करते हुए पाए गए थे। और एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था एक मीडिया हाउस के द्वारा, और जब बच्चों से पूछा गया कि आप क्या देख के मार्क्स देते हैं, तो जितने ज़्यादा पेज भरे होते हैं और जिसने अच्छे अच्छे चित्र बनाए होते हैं, जिसने ज़्यादा ड्राइंग्स बनाई होती हैं, हम उसको ज़्यादा मार्क्स दे के पास करते हैं। तो ये चीज़ एक हमको पहले से समझ आई कि पढ़ने लिखने के लिए हम लोग यूपी के अंदर तो हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ना लिखना ढंग से अगर आप चाहते हैं तो आपको प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा रीज़न था कि अपना प्रदेश छोड़ के मेरे को दिल्ली आना पड़ा अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम सबसे पहले बात करें, क्वालिटी एजुकेशन पूरे यूपी के अंदर कहीं पर भी नहीं है। इस समय बहुत बुरा हाल है शिक्षा की क्वालिटी के हिसाब से, और उसकी दशा क्या है, कितने लोगों को मिल पा रही है, वो उसका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो एक चीज़ तो यही है। और आपने एक बात करी अपने इंट्रोडक्शन में कि यूपी नंबर 1 स्टेट है। मैं मानता हूँ कि यूपी नंबर 1 स्टेट है, बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1। सबसे पहले नंबर 1 है पलायन में, माइग्रेशन में। यूपी में अगर नंबर 1 होता, अगर यूपी इतना ही हमारा विकसित हो गया होता, और हम चाहते भी हैं कि विकसित हो उस तरीके से, तो क्यों हम पूरे देश में विदेश में दुबई से लेके कतर से लेके कनाडा और बाकी सब जगह यूपी से सबसे ज़्यादा पलायन क्यों हो रहा है? क्यों 250, 300, 500 रुपये मजदूरी के लिए लोग हज़ारों किलोमीटर दूर जाके झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, वहाँ पे जहाँ पे उनके ना बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो पा रही है, ना महिलाओं के लिए कोई सुख सुविधा वहाँ पर है, ना वहाँ पे कुछ आपको स्वास्थ्य को लेके आपके रोज़गार को लेके कोई गारंटी है। लॉकडाउन लगता है तो हम देखते हैं कि लाखों लोग यूपी बिहार पैदल चल के आ रहे हैं देश के अलग अलग कोने से। तो यूपी नंबर 1 है, तो यूपी नंबर 1 है तो फ्लाइट चला देनी चाहिए थी आप। बढ़िया से आप फ्लाइट चलाइए पूरे देश में, आप वहीं पे मज़दूर जो घर आना चाहते हैं उनको घर पे आराम से लेके आइए। लेकिन हम उसमें यही देखते हैं कि कई सारे मज़दूर जो सड़कों से जिनको जाने के लिए पुलिस रोक देती है, प्रशासन रोक देता है, वो जब रेलवे ट्रैक पे चलने को मजबूर होते हैं तो उनको ट्रेन रौंद के चली जाती है, और जब ट्रेन रौंद के चली जाती है तो उसके बाद में सरकार से पोस्टर आता है कि यूपी नंबर 1। तो ये विडंबना हमको समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हम लोग यूपी के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान दिन ब दिन घुटते मरते जा रहे हैं, और लिटरली ट्रेन के नीचे आके मरे जा रहे हैं। बाकी इतनी मौतें कोरोना के टाइम पर हुई कि सरकारी अस्पतालों का तो इतना बुरा हाल था उस समय पे, क्योंकि जब कोरोना हुआ, मुझे भी कोरोना हुआ था। आपको बताते हैं यूपी का हाल कि कोरोना जब हुआ तो उसके बाद में कोरोना का टेस्ट होता है, तो RT-PCR टेस्ट होता है। तो RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए मैं और मेरा भाई दोनों को पूरे लक्षण थे कि कोरोना है। RT-PCR की रिपोर्ट इसलिए चाहिए ताकि हम आगे जाके दवाई वगैरह ले सकें। लगभग 2 साल हो गए उस टेस्ट को कराए हुए, आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई हमारी। तो हमको कोरोना हुआ नहीं हुआ, अगर उस समय पे भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी के साथ में कुछ दुर्घटना घट जाती है, किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो सरकार तो साफ बोल देगी कि कोरोना की वजह से थोड़ी मरा है, क्योंकि रिपोर्ट अभी दी ही नहीं। तो आंकड़ों के हिसाब से हम नंबर 1 हो जाते हैं। यूपी में देखिए कोरोना केसेस सबसे ज़्यादा थमे रहे, क्योंकि हमने रिपोर्ट ही नहीं दी, लोगों ने टेस्ट भले ही करवा लिया हो। उसके बाद में जो लोग मरे वो तो नेचुरल डेथ थी, लोगों को तो वैसे ही मरना ही था।
तो ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है दिखाने के लिए, यूपी का प्रचार प्रसार अगर एक बेहतर राज्य के रूप में करा जाए कि हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश की अपनी एक धरोहर है, एक संस्कृति है, एक अपना इतिहास है, और आज के प्रेजेंट में हमारे पास में कितना पोटेंशियल है। यूपी भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा युवा यूपी से, लेकिन वो युवाओं को कितना पढ़ने लिखने का और रोज़गार का मौका मिल रहा है यूपी के अंदर, इसका भी जवाब दे दे कभी सरकार। 2018 से लेके सितंबर 2018 से सितंबर 2020 के बीच 2 साल के समय काल के अंदर लगभग 26,000 सरकारी स्कूल यूपी में बंद कर दिए। 26,000 સરકારી સ્કૂલ યુપીમાં બંધ કરવામાં આવ્યા છે। इसके अलावा रोज़गार की बात करी जाए, हमारे यहाँ पे मैं बहुत अपने पर्सनल एग्जांपल्स के थ्रू ही बता देता हूँ, इसमें आंकड़े देने की भी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी के बाद में मेरे एजुकेशन के हिसाब से एक जो क्वालिफिकेशन है, मेरे को नौकरी मैं चाहता कि पढ़ाने की एक मैं अपेक्षा भी रखूँगा कि मेरे को पढ़ाने का मौका मिले। पढ़ाने के लिए यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन है, UPHESC, उसका एक फॉर्म होता है जिसको आप भर के रिटर्न एग्जाम फिर इंटरव्यू देके आप नौकरी आप पाते हैं। पहले उसमें ये बोला जाता था कि आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए इंटरव्यू में बैठने के लिए पैसा अलग से खिलाना पड़ता था। हम बोलते थे बहुत करप्शन है, ये 5 लाख 8 लाख रुपए ये पहले की सरकारों के समय से चलता आ रहा है। योगी की सरकार आई 2017 में। योगी सरकार के लिए हम लोगों ने 17 में वोट नहीं किया था, 17 में लोगों ने वोट किया था भाजपा की सरकार के लिए वोट किया था। योगी मुख्यमंत्री के रूप में बाद में निर्वाचित। अभी का जो चुनाव है तब योगी फेस, तो एक फ़र्क था। लेकिन जिनकी भी सरकार थी, भाजपा की सरकार, हमको बोला गया कि अब प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल टाइट कंट्रोल में है योगी जी के, और बिल्कुल कुछ किसी 1 रुपये का भी हेर फेर इधर नहीं होगा और तुरंत कार्रवाई होगी, सब बुलडोजर चला दिया जाएगा जो कोई भी किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त पाएगा। अब ये हाल हो चुका है कि लोग जो रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनको फ़ोन आता है, मेरे दोस्तों के साथ ये हो चुका है, उनको फ़ोन आता है कि आप 20 लाख 25 लाख रुपए जमा कर दीजिए। जब वो मना करते हैं उसके बाद में इंटरव्यू लिस्ट में से या तो उनका नाम हट जाता है कि त्रुटि हो, उसमें कुछ गलती थी उसको हमने ठीक किया है, या फिर इंटरव्यू के बाद में नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने का दूसरा एक और क्राइटेरिया बना दिया गया है हमारे यहाँ पे कि आप कितना ही पढ़ लिख लें, आप एक रोज़गार लेने जाएंगे, अगर आपके पास में एक तरीके की पॉलिटिकल एफिलिएशन है, जो ये बात पहले बोलते थे कि परिवारवाद चल रहा है, बहुत बोला जाता है, कांग्रेस के लिए भी बोला गया, सपा के लिए बोला गया, हम जानते भी हैं मानते भी हैं कि ठीक है परिवारवाद है उनके अंदर, लेकिन यहाँ का परिवारवाद तो है ही। योगी मोदी जी के अपने खुद के परिवार अगर भले ही ना भी हों, लेकिन इनका परिवारवाद है संघ का परिवारवाद। आप संघ के व्यक्ति हैं, आपके पास में क्वालिफिकेशन हो ना हो, आपको अपनी क्वालिफिकेशन 10 गुना बड़ा पद दे दिया जाए, भले आप उसके लिए केपेबल हैं कि नहीं। जितने हमारे सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, आप छोटे से छोटे किसी गांव के कॉलेज, गांव मोहल्ले के कॉलेज की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले से लेके बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ तक, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं यूपी के अंदर, सब जगह पे आपने ऐसे लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन बैठा रखा है जिनका शिक्षा को लेके कोई विजन नहीं। उनके पास में बस एक चीज़ हमारे यहाँ पे बड़ा हंसी मजाक में ये बात बोली जाती है कि हमारा कोई प्रोफेसर बनता है या कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्कूल का प्रिंसिपल वगैरह बनता है, वो ये नहीं देखता कि स्कूल में कॉलेज में बच्चों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं है, टीचर ढंग से पढ़ा पा रहे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लाइब्रेरी में किताबें हैं नहीं। उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि अपने कमरे की पुताई कराएं, एक बढ़िया सी रोटेटिंग व्हील चेयर ले, वो पहिए वाली चेयर ली जाए, उस पर वाइट तौलिया डाला जाए, AC 2 टन के 2 लग जाए, और बढ़िया सा सोफ़ा, कि उनको एक आलीशान उस तरीके का। ये जो सामंती मानसिकता है हमारे समाज की, ये पहले से गड़ी हुई थी, भाजपा के आने के बाद में इसको वैलिडेशन मिली। अब भाजपा के आने के बाद में भ्रष्टाचार भी हो रहा है। यूपी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ही डेटा है, हर 3 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार यूपी के अंदर। लेकिन बोला क्या जाएगा, महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, सब बिल्कुल शांति से चल रहा है। यूपी नंबर 1 हो चुका है, शिक्षा में हम सबसे नंबर 1 हो चुके हैं, दुनिया की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा, सबको रोज़गार मिलेगा। एक चीज़ हम लोगों को जो दिखती है और जो सही में काम हमको लगता है कि हुआ है,
वो है कि यूपी में सड़कें बड़ी तेज़ी से बन रही हैं, लेकिन उसी के साथ जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यूपी में जब एक नया नया रोड बना था तो उसका इनोग्रेशन था, तो इनोग्रेशन के टाइम पे जब भी उन्होंने वो जो शिखर बोलते हैं उन्होंने वो उधर फोड़ा तो रोड टूट गई, तो उस बात में कितना सत्य है कि वो वीडियोस भी बहुत वायरल हुए थे। मैं उसी को बोलना चाह रहा था कि यूपी में सड़कें बहुत तेज़ी से बन रही हैं, जी लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से लोग सड़क पर भी आ रहे हैं। तो बात यही है कि हम तो मजाक मजाक में कहते हैं कि सड़कें इसलिए अच्छी अच्छी बनाई जा रही है क्योंकि लोग अब सड़क पे ही आने वाले हैं। सड़क पे रहने का। तो ये हाल सब लोगों के साथ में हो रहा है। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता यूपी में शुरू से रही, 1947 से पहले से यहाँ पे दंगों का इतिहास रहा है, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे उसका, लेकिन कभी भी उसको प्रमाणिकता नहीं मिलती थी, कभी उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता था स्टेट की तरफ से। अगर कभी किसी सरकार ने इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा में या दंगों में भाग लेती भी थी तो हमारे पास में एक चीज़ थी, न्यायालय, कोर्ट जस्टिस करता था। एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरठ का ही, हाशिमपुरा का। आप लोगों ने शायद कई बार नाम सुना भी होगा। हाशिमपुरा में 1987 में दंगे हुए थे, जो कि दो समुदाय के बीच में हुए थे, हिंदू और एक मुसलमानों के बीच में। वहाँ पे जो पीएसी थी, जो वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स थी, वो एक मोहल्ले में गई, वहाँ से 2-3 बसों में जो मुस्लिम युवा थे उनको उठाया और गंगा की जो कैनाल थी, गंग नहर जिसको हम बोलते हैं, गंग नहर पे ले जाके कई लोगों को उसमें से शूट करके मार डाला। वो दंगों के बीच में नहीं पकड़े गए थे, वो किसी एनकाउंटर में उस फॉर्म में नहीं मारे गए कि वो हिंसा कर रहे थे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उनको घरों से उठा के वहाँ पे मार दिया। ये केस फाइनली चला यूपी से, फिर वो दिल्ली में कहते हैं कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ पे चला। कई सालों के कोर्ट केसेस के बाद में कुछ लोगों को कम से कम सज़ा तो हुई। पूरा न्याय उसमें मैं भी मानते हैं, वैसे कई लोग जानते भी कि पूरी तरीके, क्योंकि एविडेंस नहीं मिल पाता, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन कम से कम इतना होता था कि कोर्ट से आपके पास में एक संरक्षण मिलेगा। अब हमारे यहाँ पे क्या हाल है, रोज़गार की बात, अग्निपथ की जब योजना आई, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जितने आसपास के नॉर्थ के स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो भी गांव में जो युवा है, जो किसानों के बच्चे हैं, उनका एक सबसे बड़ा ड्रीम अधिकतर लोगों का होता है कि मैं फ़ौज में जाऊँ। उसके लिए वो जब से 11-12 साल का होता है वो दौड़ लगानी शुरू करते हैं, वो व्यायाम करते हैं, उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। जब बोला गया कि अब आपको कहते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, आप 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे और उसके बाद में भी जितने लोगों को हम लेंगे 75% लोग जो हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, सिर्फ 25% लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोगों ने ये सोचा कि जो व्यक्ति 18 या 19 साल का होके फौज में चला गया अग्निपथ के अंदर और 23-24 साल का होके वापस गांव में आ गया, उसकी पढ़ाई नहीं हुई उस समय पे, अगर वो फौज की जगह पे कहीं हो जाता, अब बेसिकली वो एंड में करेगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को होगा। सिक्योरिटी गार्ड का हर कोई जानता है कितना पैसा मिलता है, 7,000, 8,000। कागजों पे भले 25,000 रुपये लिखा जाता है एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, लेकिन एंड में उसके हाथ में जो कहते हैं उसका ठेकेदार देता है वो सिर्फ 7,000 रुपये देता है। वो पूरे देश में ही है। तो जो व्यक्ति फौज का सपना लेकर इतने सालों तक जिया, उसके लिए कड़ी मेहनत की और मान लीजिए प्रशिक्षण करके भी आया फौज का, अब वो 7,000 रुपये के लिए सलाम साहब करेगा, गाड़ी खोलेगा, कोई सेठ जी उतरेंगे तो उनके लिए आव भगत करेगा, उनसे गाली सुनेगा, ये उसकी इज्जत रह जाएगी। तो ये सिर्फ युवाओं का अपमान नहीं था, ये फौज का भी अपमान था। और हम लोगों ने इसी बात को लेके पूरे यूपी, बिहार और आसपास के स्टेट्स में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए। माफ़ी चाहूँगी, पर जो आपने जो अग्निपथ योजना का जो बात किया है, तो उसमें जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसमें उनका क्या परिस्थिति रहेगा? कि आपने जैसे बात किया कि 25% लोग ही आगे जा पाएंगे, 75% लोग हैं जो उनको बाहर निकाला जाएगा, तो उसमें जो अभी भी हमारे देश में इतने साल हो गए आज़ादी के, अभी भी वो जो कास्ट सिस्टम है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसमें जो दबे पिछड़े वर्ग है उसका क्या परिस्थिति है? देखिए, एक चीज़ इसमें अग्निपथ स्कीम में, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया। कहीं पर भी पूरी अग्निपथ स्कीम में ये नहीं बोला गया कि 4 साल बाद में आप ये 25% का कोटा डिसाइड कैसे करेंगे। क्या उसके लिए कोई एग्ज़ाम होगा, क्या उसके लिए परफॉर्मेंस का एक क्राइटेरिया होगा। बहुत कोई कुछ बात बोल रहा था मंत्री, कोई कुछ अफसर कुछ बात बोल रहा था, किसी की कोई अपनी क्लैरिटी नहीं। एंड में ये चीज़ हमारे गांव में हम लोग बैठे थे तो कई सारे लड़के थे जो कि फ़ौज की तैयारी करने वाले थे।
तो वो लोग ये कह रहे थे तो अब तो सब अफसर की गुलामी होगी 4 साल के होगी, तो अफसर जो चाहेंगे, और ये होता भी है। मेरे घर वाले कई सारे खुद फौज में रहे हैं, एयरफोर्स में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, तो एक सहायक कई बार फौज में अफसरों को दिया जाता है। उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव होता है वो छुपी बात नहीं है, वो होता है। और इसके ऊपर लेके फ़ौज के अंदर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं खाने को लेके, सहायकों के अधिकारों के ऊपर, और जो जवान हैं और अफसर हैं उनके बीच में होता है। और इन चीज़ों पे हमको बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब इन चीज़ों पे बात करते हैं तो हम अपनी फ़ौज को बेहतर बनाने की तरफ कहते हैं, एक कदम बढ़ाने की बात भी करते हैं। अब वहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अफसर है, और हम जानते हैं कि अफसर अधिकतर किस जाति वर्ग से आ रहे हैं, आर्मी में कोई आरक्षण नहीं, किस जातीय वर्ग से आते हैं, उस जातीय वर्ग से आते हैं जिसके पास में शिक्षा का और एक दबंगई का पुराना इतिहास है। अधिकतर अफसर जो है उस जाति वर्ग से आने वाले, उनमें समाज में जो जातिवाद है वो उनके अंदर भी हो ही सकता है। काफ़ी हद तक हो सकता है उनकी ट्रेनिंग में उसको कम करने की कोशिश करी जाती हो, लेकिन उसके बाद भी उसके कहते पूरे होने के आसार है, क्योंकि हम बाकी क्षेत्रों में देखते भी हैं, फौज के अलावा बाकी सब जगहों पर कई सारे हमारे अध्यापक, प्रोफेसर्स भी जो समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग थोड़े से सचेत होंगे इन चीज़ों को लेके, ये चीज़ें नहीं करते होंगे, घोर जातिवादी निकल आते कई बार। पिछड़े वर्ग और दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा एक डिस्क्रिमिनेशन करने में उनका हाथ रहता है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी IITs का भी डेटा आया है इसी चीज़ के ऊपर कि वहाँ पे किस तरीके से आरक्षण पूरी तरीके से निरस्त किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जब होंगी तो वहाँ पे सीधी बात यह है कि नौकरों की तरह काम किस व्यक्ति से कराया जाएगा। अगर अफसर अगर ये बोल दे कि आपको जाके वहाँ पे टॉयलेट साफ़ करना है, एक मैं सीधा उदाहरण लेता हूँ, और फौज के अंदर अलग अलग जातियों के लोग हैं, तो हम सब अपने कहते हैं भारतीय, हम सब जान सकते हैं कि किन लोगों को बोला जाएगा कि तुम जाके टॉयलेट साफ़ करो, किन को बोला जाएगा कि तुम जाके खाना बनाओ, और किन को बोला जाएगा तुम जाके सिक्योरिटी की ड्यूटी दो। और एंड में जब उन 100 लोगों में से 25 लोगों को चुनने की बात आएगी तो किन 25 लोगों को चुना जाएगा वो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना, ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स लगाने की भी हमको ज़रूरत नहीं, ये बहुत आम चीज़ है, क्योंकि आपने कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया। क्राइटेरिया वो होगा जो अफसर की रिपोर्ट से डिसाइड होगा, और ऑफिसर्स क्या रिपोर्ट बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे वो पता चलेगा। एक एग्जांपल मैं खुद दे देता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी जो थी, मैं MA जहाँ से कर रहा था, साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, एक बार हम सर्वे कर रहे थे यूनिवर्सिटी के मजदूरों का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे एक चीज़ पता चला। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि हर जगह के लोग आके जो भी रोज़गार चाहे वो कर सकते हैं, पूरे देश के, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तो बाकी देशों के लोग भी आके कर सकते हैं। जितने सफाई कर्मचारी थे सब दलित थे, जितने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और बाकी सब लोग थे वो अधिकतर OBC और कुछ अप्रकाश के लोग थे, और जितने सिक्योरिटी गार्ड थे सब राजपूत। तो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जब रोज़गार की बात आती है, या फिर किसी भी संस्थान में रोज़गार की जब बात आ रही है, तो जाति व्यवस्था पूरी की पूरी तरीके से वहाँ पर भी लागू हो रही है। यूपी के अंदर एक चीज़ हम लोगों ने देखी, जो फ़र्क आया है, यूपी की राजनीति पर हम अगर देखें तो अभी के भाजपा से पहले 2 पार्टियाँ लगभग अपना वर्चस्व कायम रखती हैं। एक है बहुजन समाज पार्टी और एक है समाजवादी पार्टी। मोटा मोटी तौर पे ये बोला जाता है कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की हितैषी है और समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग की हितैषी। अब यहाँ पर ये बात आती है कि 10 चीज़ें उन दोनों पार्टीज़ की हम लोग कहते हैं कमियाँ निकाल सकते हैं। कमियाँ थी, इसी वजह से दूसरी किसी पार्टी को वोट देके सरकार में लोग ले आए भी, यही रीज़न भी है। लेकिन ये बात बोली जाती थी कि पहले दलितों को कम से कम इतना अधिकार मिला कि अब वो राजनीतिक स्पेस में आके अपनी बात रख सकते हैं, अपने खिलाफ किसी भी उत्पीड़न के बारे में बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर ये था कि पिछड़ा वर्ग कम से कम अब राजनीति में एक मजबूत रोल निभा सकता है। हमारे यहाँ पे मजाक में ही सही ये बात 80 और 90 के दशक में और अर्ली 2000 तक की बात बोली जाती कि भाजपा को हम लोग बोलते थे ब्राह्मण बनिया जनता पार्टी। वो किसी जाति के लिए विशेष उस तरीके से नहीं था, लेकिन अधिकतर हम देखते थे कि शहर में जो अच्छे दुकानदार थे, जो सेठ लोग होते थे हमारे शहर के, वो भाजपा के सबसे बड़े समर्थक होते थे, और जो हमारे पंडित हुआ करते थे, जो हमारे घरों में पूजा पाठ करने आया करते थे, वो भाजपा के सबसे बड़े समर्थक हुआ। इसके अलावा सब लोग सपा बसपा या कांग्रेस के समर्थक मिलते थे। तो हम इन लोग कहते थे कि बस आप ही दोनों समर्थन कर रहे हैं, बाकी तो कोई कर ही नहीं रहा इस पार्टी का। अब
इन दोनों पार्टी से परेशान होकर भाजपा को वोट करने में सिर्फ और सिर्फ जिनको हम ऊंची जाति बोलते हैं उन्होंने ही वोट नहीं किया, कई दलितों ने भी वोट किया है, ओबीसीज ने भी वोट किया जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और उन्होंने कहा वोट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनको लगा कि सपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अंदर जितना हम लोगों के लिए काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और ये शायद हम लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। उन्होंने इस अपेक्षा से दिया कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, हमको बेहतर रोजगार मिलेगा, यूपी रहने लायक मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा में कुछ काम होगा। महिलाओं का सुरक्षा का बात आया तो हाथरस में जो रेप हुआ था उसमें भी जाति प्रथा का भी एक मुद्दा बाहर आया था, तो उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हाथरस के मुद्दे में सबसे जो अहम बात ये थी, शुरू में जो मुद्दा आया था कि एक बालिका है जिसकी डेड बॉडी पाई गई, तो शुरू में बात पता चली। बाद में पता चला कि उस बालिका के साथ में निर्दयी तरीके से रेप हुआ है, और बाकी ये बोला गया कि गैंग रेप है, कौन कौन इन्वॉल्व थे, बाद में बात से पता चली गई। किसी भी समाज में, मैं दिल्ली में था जब निर्भया के साथ में यहाँ पर उसका बलात्कार और उसकी हत्या करी गई थी, इंडिया गेट पर मैंने देखा था कि हज़ारों लोग, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा था, कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा था, वहाँ महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग वहाँ पर इस बात की जस्टिस करते कि दिल्ली महिलाओं के लिए सेफ होना चाहिए। साफ बात बोली गई थी कि दिल्ली महिलाओं के लिए बहुत अनसेफ हो चुका है। दिल्ली में हर शहर से, हर गांव से, हर राज्य से लोग आते हैं, लड़के आते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरियां करते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार की है जो यहाँ पे निभानी चाहिए। किसी भी महिला के साथ में, वो भी छोटी बच्ची के साथ में इस तरीके की हरकत होती है, एक सभ्य समाज की अगर हम बात करें, हम ये सब मानेंगे कि उसके न्याय दिलाने के लिए हर कोई साथ में आके खड़ा होगा कि इसके दोषियों को कितनी सजा दी जाए और इस तरह की घटना दोबारा कभी ना हो, इसको लेके समाज में चेतना जगाई जाए। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे सारा का सारा बांट दिया जाता है जाति के नाम। जो अपराध के लिए अपराधी माने जाते हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चलता है, बाद में क्या कहते हैं कोर्ट भी उनको मानता है कि अपराधी हैं, अभी उन्होंने माना भी। अब उसमें ये पाया जाता है कि अपराधी एक जाति से है और जो पीड़िता है वो एक जाति से, और क्योंकि पीड़िता दलित है और अपराधी जो है वो एक वहाँ की राजपूत जाति से है, तो ये दलित वर्सेस राजपूत मुद्दा है। तो राजपूतों को लामबंद होना है अपने राजपूत लड़कों को बचाने के लिए, और दलितों को इकट्ठा होना है न्याय के लिए। पहली बात तो सिर्फ दलितों को थोड़ी ना इकट्ठा होना न्याय के लिए तो पूरे सभ्य समाज को इकट्ठा होना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक तरीके से पहले विफल हुए, और दूसरी विफलता क्या हुई कि ये सब तो राजनीति की वजह से हो रहा है, हमारे लड़के तो कुछ नहीं है। एक इनसे पहले भी जो सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी थी, तब मुलायम सिंह यादव एक बार एक रेप केस यूपी के अंदर ही हुआ था, 2 सगी बहनें थी जिनको रेप करके उनको मार के पेड़ से लटका दिया गया, और उसमें जो नामजद हुए थे जो लोग थे वो यादव कम्युनिटी थे, मुलायम सिंह यादव खुद भी यादव कम्युनिटी। तो उनके बारे में एक बार एक पब्लिक रैली में बात करते हुए मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। बहुत उस टाइम पे बवाल इस चीज़ पे करता था, और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा बवाल करता। उनकी महिला विंग के लोगों ने हर जगह पे धरने दिए थे, जो कि सही बात भी थी, वो देना भी चाहिए था उसका। लेकिन जब वहाँ पे कई सारे संगठन जो जाति के नाम पे संगठन बने हुए, એના માટે એસએફઆઈ કે જેની સાથે તેઓ સંકળાયેલા છે તે કેવો રસ્તો બતાવે છે અને તેમના શું પ્રયાસો હોઈ શકે આગળના દિવસમાં કે આ જે પરિસ્થિતિ છે એમાંથી બહાર આવી શકે। તો પ્રબુદ્ધ जी, आपने जो अभी बताया कि महिलाओं का परिस्थिति अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों युवाओं का, तो उसके लिए आगे का रास्ता क्या है आपका? आगे का एक ही रास्ता है जो हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, भाजपा की सरकार या भाजपा की सरकार से पहले से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2018 से 2020 के बीच में, सितंबर 2018 सितंबर 2020 के बीच में 26,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अब जो 26,000 स्कूल बंद हुए, इसका मतलब है कि लाखों बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर निकले, तो गए कहाँ? क्या यूपी इतना नंबर 1 हो गया कि सब बच्चे के माँ बाप के पास बहुत अच्छे पैसे आ गए तो सबने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में डाल दिए? या फिर ये हुआ कि बच्चे जो है वो अब छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए करते, या फिर अपनी पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठने को मजबूर हुए? कोरोना के टाइम पे ही, क्योंकि लोगों की अपनी आय जो थी, जो इनकम थी, वो ख़त्म हो गई थी। मैंने खुद कितने घरों में देखा है
है जहाँ पर उन्होंने बोला कि अब हमारे 2 बच्चे, अभी हमारे 2 बच्चे हैं, हम सिर्फ एक की पढ़ाई करवा सकते, और एक की पढ़ाई में छोटा हो बड़ा हो, अगर एक लड़का और लड़की है तो लड़का पढ़ लिख ले, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो हमारा ही है। लड़की का क्या है, वो तो चूल्हा चौका करना है, कि तो शादी करके दूसरी जगह भेज देना है। जितना पढ़ लिए ठीक है, थोड़ा लिखा पढ़ी तो सीख ही गई है, तो उतना काफ़ी है। तो इस चीज़ को लेके सरकार के पास में कोई प्लान नहीं, ना कि सरकार ने पहले, ऊपर से सरकार ने बजट के अंदर जो शिक्षा का भाग होता था वो और घटा दिया, उसको बढ़ाने की जगह भी। कोरोना में इतने सारे लोग शिक्षा से वंचित हुए, तो उनको वापस शिक्षा में कैसे लाया जाए, इस पर कोई चिंतन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग पढ़ाई से बाहर जाएं। पहली बात तो सबसे बड़ा हमको एक जोक सही लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि हम पढ़ें, क्योंकि हम पढ़ लिख लेंगे फिर रोज़गार मांगेंगे तो इनके सरदर्द होगा। इतना पढ़े लिखे युवा हो गए हैं, तो हो क्या रहा है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर ही, और जिस लड़ाई को एसएफआई लड़ भी रहा है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश, और जिसमें सबसे ज़्यादा युवा एक प्रदेश में, यूपी के अंदर हैं। हम लोगों के पास में इतना अच्छा पोटेंशियल है कि हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ अब बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आगे रैपिडली बढ़ सकते हैं। विकास का रास्ता हमारा बहुत जल्दी खुल सकता है, लेकिन हम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बोला जाता है कि उससे फ़ायदा उठाया जाए, कि हमारे पास युवा पॉपुलेशन, डेमोग्राफी ऐसी है, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बनता है। क्योंकि ये जितना युवा है, ये इसको ना रोज़गार मिल पा रहा है, ना इसको ढंग की शिक्षा मिल पा रही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो रहा है, जहाँ से उसको ऊल जुलूल जो भी उसको कोई भी पट्टी पढ़ा दे रहा है वो उसमें मान जा रहा है, और उसी तरीके से पट्टी जो उसको पढ़ाई जा रही है, उसके बाद में अलग अलग तरीके से जो उसके अंदर पहले से बैठाई गई, समाज से सिखाई गई सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, उसको और मजबूत बनाए चलेगा। साथ में बेरोजगारी का एक और हाल भी, युवाओं की अगर बात करी जाए, युवाओं की हमारे यहाँ पे अब भी ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 साल की उम्र तक शादी कर दी जाती है। बेरोजगार युवा है, शादी कर दी गई, अब 2 बेरोजगार युवा हैं, नौकरी ना इसके पास में ना उसके पास में। साल 2 साल के अंदर एक तीसरा बालक भी आ जाता है, जिसकी पढ़ाई भी होनी है। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है पूरी यूपी के अंदर, और ये जो नए युवाओं का एक तरीके से गुस्सा है जो राज्य के अंदर, सरकार चाह रही है ये गुस्सा शिक्षा और रोजगार को पाने के लिए संगठित रूप में ना निकले, ये गुस्सा सामने वाले बेरोजगार के खिलाफ लड़ाई में निकल जाए। अब वो लड़ाई जाति के नाम पे करवा दी जाए या फिर संप्रदाय के नाम से, हम ये धर्म से हैं, आप उस धर्म से हो, आपने हमारे भगवान को नहीं माना, आपने हमारे भगवान को नहीं माना, या फिर आप इसमें ये क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या बोल दिया, इस चीज़ से आपस में लड़ जाइए। ये ना सोचे कि सरकारी स्कूल बनने की लड़ाई करनी है तो उसमें हिंदू भी लड़ेगा, मुसलमान भी लड़ेगा, दलित भी लड़ेगा, पिछड़ा भी लड़ेगा, अगड़ा भी लड़ेगा। जब सब मिलकर लड़ेंगे तभी सरकारी स्कूल वो 26,000 जो बंद हुए तब जाके खुलेंगे। कोई अगर सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल अगर खोला जाता है जो बंद हो चुका है ऑलरेडी, तो उसमें सिर्फ एक जाति के लोग तो जाके अपना इलाज नहीं करवाएंगे, एक धर्म के लोग जाके इलाज तो नहीं करवाएंगे। इतनी सी बात लोगों को समझाने का जो काम है, मैं ये मानता हूँ कि ये काम हर जागरूक व्यक्ति, और उसी को संगठित रूप से करने का काम एसएफआई के थ्रू, भारत का छात्र फेडरेशन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हम यूपी में करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। इसके ऊपर बस आशय यही है कि लोग जल्दी से जल्दी इस बात को समझ रहे हैं। अच्छी बात ये भी है, लोगों को आप, एक कहावत है, आप एक व्यक्ति को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 10 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 100 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अंत में कभी ना कभी उसको सच्चाई का एहसास हो ही जाए। और अब लोगों को सच्चाई का एहसास होने लगा, जब वो अपनी परिस्थिति देख, जब वो दिन भर घूमते हुए अलग अलग जगह पे पब्लिक लाइफ में सांप्रदायिक बातें करे, जातिवादी बातें करे, सबके साथ घृणा से व्यवहार करे, एक हिंसा लेके आए, घर में आके टीवी खोले तो देख रहा है कि 1 घंटा मेरे पे कोई चिल्ला रहा है और उसके लिए वो एंटरटेनमेंट है कि रात के 9 बजे एक टीवी खोला जाएगा न्यूज़ के नाम पर और वहाँ पे वो चिल्ला चिल्ली मचेगी, उस हिंसा को वो अंदर ग्रहण कर। लेकिन रात में सोने से पहले उसको कम से कम इतना तो याद आता है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है तो कल की रोटी मैं कहाँ से कमाऊँगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊँगा। ये जो चिंतन है, जब वो चिंतन उसके दिन भर के चिंतन का हिस्सा बनेगा तभी समाज का बदलाव हो सकता है, और हम उसी चीज़ की लड़ाई कर। तो
इसी चीज़ के साथ में हम लोग आगे संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग हैं गुजरात में, आपकी स्थिति हमारी स्थिति को ज़्यादा अलग तो आज के समय पे बची नहीं है, सिमिलर ही है, जो श्रोता भी हैं। आप भी लगातार भाजपा को जिताए जा रहे हैं, हम भी लगातार जिताए जा रहे हैं आँख मूंद के। उससे कोई दिक्कत नहीं, आप वोट किसी को भी कर सकते हैं, वोट करने पे किसी के आपको दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये है कि पार्टी के, किसी पार्टी या किसी नेता के फैन बनने की जगह पे आप पहले नागरिक बने, अपने अधिकार, अपने इंटरेस्ट, अपने ड्यूटीज़ को पहले समझिए कि एक सभ्य समाज बनाना हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। अगर हम एक सभ्य समाज नहीं बना रहे हैं और अपने पसंद नापसंद, जात धर्म देखकर एक नेता या पार्टी चुन ले रहे हैं और उस नेता के संरक्षण के अंदर हिंसक होते जा रहे हैं और हिंसा में भागीदारी या हिंसा को जायज़ ठहरा रहे हैं, तो हम एक सभ्य समाज नहीं बना रहे। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भारत छोड़ के नहीं जा रहे। हम ऐसा भारत छोड़ के जा रहे हैं जिस पे वो गर्व नहीं करते। हम आज भले कितने देशभक्ति के नारे लगाएं, क्योंकि देशभक्ति है हम लोगों के अंदर, लेकिन कल की जो आने वाली जनरेशन होगी उसके लिए डाउट है। जब वो देखेगा कि हमारे सारे जितने बड़े लोग हैं ये सब बेरोज़गार हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, और हमारे लिए भी ऐसा समाज छोड़ के गए जहाँ ना सरकारी शिक्षा बची है, ना सरकारी स्वास्थ्य बचा है, हमारे खुद के रोज़गार का कुछ अता पता नहीं है। तो जब इनके समय पे ये सब चीज़ें ख़त्म की जा रही थी, ये कर क्या रहे, ये लड़े क्यों नहीं? तो तब हमारे पास में कुछ दिखाने के लिए चेहरा नहीं होगा। तब हम कोई धार्मिक नारा या फिर राष्ट्रभक्ति का नारा लगा के उनको चुप नहीं करा पाए। आज भले हम सामने वाले को डरा धमका के चुप करा पाते। तो ये चीज़ हम सबको सोचने की बहुत ज़रूरत है। જી ધન્યવાદ પ્રભુજી। જેમ કે એમને વાત કરી છે કે કોઈ પણ પાર્ટીના કે કોઈ પણ નેતાના ભક્ત બનવા પહેલાં કે ફેન બનતા પહેલાં આપણે નાગરિક બનવું જોઈએ। એક નાગરિક તરીકે, એક વિદ્યાર્થી તરીકે એમને બહુ સરસ વાત કરી છે કે આપણા શું પણ અધિકારો છે, આપણે શું કરવું જોઈએ। અને આવનારી પેઢી માટે તો ખરેખર એક ચેલેન્જ છે, કેમ કે સરકારી શાળાઓ લગાતાર બંધ થઈ રહી છે, સરકારી હોસ્પિટલની શું પરિસ્થિતિ છે દરેકને ખબર છે। પબ્લિક સેક્ટરને જે રીતે આ સરકાર ખતમ કરી રહી છે, એમને પણ એ પણ વાત કરી કે ગુજરાત હોય, ઉત્તર પ્રદેશ હોય કે આખો દેશ હોય, દરેકને એકસાથે લડવાનું છે। ને જો રોજગાર માટે નીકળીએ, હોસ્પિટલ માટે નીકળીએ, તો કોઈ એક વ્યક્તિ માટે, કોઈ એક ધર્મ માટે આ હોસ્પિટલ નથી, દરેક લોકો માટે છે। તો બસ એમને એક એકતાની પણ વાત કરી છે। એસએફઆઈ એ એકતા શીખવાડે છે કે દરેક વ્યક્તિ એક મંચ પર આવે અને એક સાથે રોજગારનો નારો લગાવે, શિક્ષણનો નારો લગાવે। તો આ સાથે જ તમને શું લાગે છે કે અત્યારના જે મુદ્દાઓ છે એનું શું નિરાકરણ હોઈ શકે, અને ખરેખર મુદ્દાઓ છે અને જે મુદ્દાઓ પરથી ભટકાવવામાં આવી રહ્યા છે તેનો કઈ પ્રકારે આપણે ઉકેલ લાવી શકીએ છીએ? તમારા જે વિચારો છે એ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો। ધન્યવાદ।